एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट फ्रॉम 26 दिसंबर 2022। अपने पास जो नोटिफिकेशन आई है डेट इज नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 जो कि हमारे पास आई है 26 दिसंबर 2022 से। तो उस नोटिफिकेशन के अंदर जो जो चेंजेस आए हैं, जो हमारे जीएसटी में चेंजेस इंप्लीमेंट होने जा रही हैं, तो उसी को अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स सी। यहाँ मैं नोटिफिकेशन ओपन कर देती हूँ। ये है अपने पास नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 सेंट्रल टैक्स की है और कौन सी डेट को आई है? 26 दिसंबर 2022। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर हम देखेंगे, सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। तो उन्होंने कौन सी डेट को बोल दिया इंप्लीमेंट होने के लिए? जिस दिन पब्लिश हुए हैं। तो कौन सी डेट है? क्योंकि हमें कोई डेट अलग से नहीं दी गई है, तो जो हमारी नोटिफिकेशन की डेट है दैट इज 26 दिसंबर 2022। तो उसी डेट को हम मानेंगे कि उसी डेट से ये सारी के सारी नोटिफिकेशन के अंदर जो भी चेंजेस इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। अगर अदरवाइज कहीं पे हमें दिया होगा, एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है, हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो उस डेट से इंप्लीमेंट होगी। अदरवाइज जो भी चेंजेस इसके अंदर आए हैं वो 26 दिसंबर 2022 से ही इंप्लीमेंट होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के अंदर इन्होंने क्या बोला है? इन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स 2017 इन रूल 8। तो रूल 8 हमें क्या डिस्कस करता है? रूल 8 है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को लेके। तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको पता हो तो हमें वहां पे क्या देना पड़ता है? एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस। उसके अंदर उन्होंने क्या चेंज अप कर दिया है? जो पासवर्ड आपका ओटीपी आएगा वो कौन से मोबाइल और ईमेल, कौन सी ईमेल के ऊपर आएगा? जो हमारी पैन के साथ लिंक हो। पहले क्या होता था, एक हम मोबाइल नंबर देते थे, एक ईमेल आईडी देते थे, कई बार वो क्या है प्रोफेशनल्स अपना दे देते थे या एसएससी का चला जाता था। ठीक है, जो भी हम वहां पे रजिस्टर करते हुए देते थे उसी के ऊपर ओटीपी हमें मिलता था। अब उन्होंने बोल दिया ओटीपी उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर आएगा जो कि पैन के साथ लिंक्ड होगी। कौन से पैन के साथ? जिसका आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसका क्या है, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जो फेक रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर ले रहे थे वो लेना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पैन के साथ लिंक कर दिया। अब हम नेक्स्ट चेंज अगर देखेंगे तो नेक्स्ट चेंज इसके अंदर क्या है आपको पता हो तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आधार अथेंटिकेशन जो है वो मैंडेटरी कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला है, जब आपने हु हैज ऑप्टेड फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर it shall be followed by the biometric based आधार authentication। तूने यहाँ पे क्या बोला है? आधार ऑथेंटिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। बट इसी के साथ एक और नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 27/22। उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट क्या बोला है, ये जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन रहेगा ये अभी सिर्फ कहां पर एप्लीकेबल होगा? ओनली इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इसको अभी एक तरह से आप बोल सकते हो कि ट्रायल बेसिस की तरह वो लोग देखना चाह रहे हैं कि अभी सिर्फ गुजरात स्टेट में से एप्लीकेबल करके देखेंगे। सब रूल 4 का जो है ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा अभी ओनली इन द स्टेट ऑफ गुजरात, और इसके लिए नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 27/2022। तो गुजरात के अलावा बाकी कोई भी स्टेट्स के अंदर अभी बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल नहीं हुआ। बट मान के चलो अगर आज गुजरात में एप्लीकेबल हो गया तो कल को बाकी स्टेट्स के अंदर भी ये एप्लीकेबल होगा। अब नेक्स्ट चेंज क्या है? नेक्स्ट चेंज के अंदर उन्होंने क्या बताया कि अगर आपका इन रूल 9 इन द सेट रूल्स इन रूल 9, अगर हम रूल 9 के अंदर देखते हैं कि बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन से तो आपने कर दिया, आधार ऑथेंटिकेशन से करने के बाद अगर आपने बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर आपके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर भी आपकी जो जीएसटी का नंबर अगर वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जो आपने एप्लीकेशन लगाई हुई है,
तो उस केस में जब तक आप अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे तब तक आपकी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। सो दैट मीन्स आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। आधार ऑथेंटिकेशन के बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस मैंडेटरी कर दिया जाएगा और उसको करने के बाद ही आपको जीएसटी नंबर जो है वो मिलेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चेंज क्या आया हमारे पास। इन द सेड रूल्स इन रूल 12 in sub rule 3 after the word where the words bracket and figure on a request made in writing by a person to whom a registration has been granted under sub rule 2 or shall be inserted। ठीक है, तो रूल 12 क्या बात करता है, जीएसटी के अंदर आपको पता है टीडीएस और टीसीएस का कंसेप्ट जीएसटी में भी एप्लीकेबल है। जीएसटी में अगर कोई आपने रजिस्ट्रेशन ली हुई है टीडीएस की वजह से, तो अगर आज की डेट में या जब भी आपको लेटर ऑन आपको लगता है कि आपको वो रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको कैंसिल नहीं कर पाते, उस नंबर को आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि जीएसटी के अंदर ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है। तब उन्होंने क्या बोला, इन दिस सेट रूल्स इन रूल 12। अब यहाँ पर रूल 12 के अंदर चेंजेस क्या लाए हैं कि अगर आपने जीएसटी में टीडीएस या टीसीएस को लेकर रजिस्ट्रेशन ली है एंड लेटर ऑन आपको वो रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्ट्रेशन, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। सो दैट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस और टीसीएस, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन जो आपकी कैंसिल हो जाएगी। इसकी भी प्रोविजन लॉ के अंदर अब ले आए और ये सारे पॉइंट्स हमारे कहाँ पे डिस्कस हुए थे, 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर, जो कि हमारी हुई थी 17 दिसंबर 2022 को। और वही जो भी हमारे पॉइंट्स थे जो प्रेस रिलीज के अंदर आए थे वही अब नोटिफाइड हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर उन्होंने क्या बोला है, इन दी सेट रूल्स इन रूल 37 विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2022। तो जो रूल 37 बहुत सारे, अगर आप देखोगे ना इस नोटिफिकेशन को आप चेक करोगे तो इस नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारे रूल्स जो है उन्होंने इंसर्ट किए हैं या अमेंड किए। ठीक है, अगर हम रूल 37 की बात करते हैं तो रूल 37 की जो चेंज आई है वो कब से आई है, 1 अक्टूबर 2022 से। रूल 37 कहता क्या है, ठीक है, रूल 37 में इन सब रूल 1 में चेंज इन्होंने किया है। रूल 37 हमारा क्या कहता है कि पेमेंट टू अ सप्लायर विद इन 180 डेज। हमने जो भी परचेजेस किए, लेट सपोज हमने सप्लायर से एक एक्स मटेरियल जो है हमने परचेज किया एक एक्स अमाउंट का, तो उसकी सप्लायर को हमें 180 डेज के अंदर पेमेंट करनी है, तभी हम उसका आईटीसी जो है वो क्लेम कर पाएंगे। अब पहले क्या था कि आपने लेट सपोज एक सप्लायर से परचेज किया है जिसके ऊपर आईटीसी हमारा कितना बनता है, ₹1 लाख का। हमने क्या किया, सप्लायर की बिल्कुल भी पेमेंट नहीं की या सप्लायर की हमने प्रोपोर्शनेट पेमेंट कर दी, तो उस केस में क्या होता था, हम उसका आईटीसी हमें रिवर्सल करना पड़ता था, हम उसका आईटीसी नहीं ले सकते थे। तो अब उन्होंने रूल 37 सब रूल 1 के अंदर जो चेंज लाए हैं, आफ्टर द वर्ड्स वैल्यू सप्लाई द वर्ड्स वेदर होली और पार्टली शैल बी इंसर्टेड। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, होली और पार्टली। तो दैट मीन्स कि अगर हम सेम एग्जांपल पकड़े कि हमारे पास सप्लाई की हमें पेमेंट कितनी करनी है, 1 लाख रुपीस की, हमने क्या किया, हमने उसे 50,000 की पेमेंट कर दी, तो उस केस में हम 50% आईटीसी अपना क्लेम कर सकते हैं और मान के चलो कि 50% का हमें रिवर्सल देना पड़ेगा। तो ये है रूल 37 सब रूल 1, ये पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन दिस सेड रूल्स आफ्टर रूल 37 द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड, नेमली 37A। इस नोटिफिकेशन के अंदर अभी हम सिर्फ सारे जितने पॉइंट्स हैं, जो भी चेंजेस आए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अंदर जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनकी हम अलग अलग वीडियो बना के वो बन भी रही हैं, तो वो सारी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी, तो वहां पे आप डिटेल्ड वीडियोस भी देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट जो रूल है, the following rule shall be inserted, namely 37A। 37A क्या बात करता है, reversal of ITC in case of non-payment of tax by the supplier and reavailment thereof। That means ये क्या, conditional reversal, कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपने उसको रिवर्स कर दोगे, और अगर वो कंडीशन दोबारा से उसने फुलफिल कर दी तो आप उस आईटीसी को क्लेम कर पाओगे। इस केस के अंदर क्या है, अभी हम इसको देखते हैं।
where ITC has been availed by a registered person in the return in form GSTR 3B for the tax period. ITC हम कहां से क्लेम करते हैं? 3B से. For the tax period, in respect of such invoice or debit note, the details of which have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in form GSTR 1. क्या कहना चाहते हैं? सप्लायर ने GSTR 1 फाइल की इधर और हमने 3B से अपना ITC क्लेम कर लिया. अब सप्लायर ने 1 तो फाइल कर दी, वो हमारा काम पे आ गया 2A 2B के अंदर. जब वो 2A 2B के अंदर हमारे पास फॉर्म में आया तो 3B के थ्रू हमने ITC क्लेम कर लिया. अब सप्लायर ने क्या किया? उसने 3B फाइल नहीं की. 3B फाइल नहीं करने का मीनिंग क्या हुआ? उसने टैक्स की पेमेंट नहीं की. GSTR 1 सप्लायर ने, ध्यान से समझो इसके अंदर क्या है. सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दी, सप्लायर ने GSTR 3B फाइल नहीं की, मींस गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला. और इधर हमने क्या किया? 3B के थ्रू ITC क्लेम कर लिया. तो उस केस में उन्होंने क्या कंडीशन? रूल 37A एप्लीकेबल हो जाएगा. रूल 37A क्या बोल रहा है? But the return in form GSTR 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supplies has not been furnished by such supplier till 30th September following the end of the financial year in which the ITC in respect of such invoice or debit note has been availed. The said amount of ITC shall be reversed by the said registered person while furnishing a return in form GSTR 3B on or before 30th November following the end of such financial year. सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिए, सप्लायर ने GSTR 3B फाइल नहीं की. कब तक नहीं की? लेट अस सपोज अभी हम कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं? 2022-23 में अभी हम बैठे हुए हैं. ठीक है, तो 2022-23 की अगर उसने कोई भी GSTR 3B वही सेम अगर उसने नहीं फाइल की, तब तक नहीं फाइल किया उसने 30 सितंबर 2023 तक, तो टैक्स पेयर को क्या करना पड़ेगा? अपने 3B के अंदर वही जो ITC लिया है 30 नवंबर 2023 तक उसे उस ITC का रिवर्सल देना पड़ेगा. अब नेक्स्ट प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो में वो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट where the said amount of ITC is not reversed by the registered person. अगर उसने अपने 3B के अंदर 30 नवंबर तक अपना जो ITC है उसको रिवर्सल नहीं दिया, which such ITC has been availed, such amount shall be payable by the said person along with interest thereon under section 50. आपको वो ITC रिवर्स करना था टैक्स पेयर को. अगर उसने रजिस्टर्ड पर्सन इस ITC को अपने 3B में 30 नवंबर 2023 तक नहीं किया. 2023 मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ कि अगर हम फाइनेंशियल 2022-23 की बात करें तो उस केस में 30 नवंबर 2023, ठीक है, नहीं किया तो उस केस में वो ITC जो है वो क्या करेगा? रिवर्सल नहीं किया तो उतने ITC का अमाउंट जो उसने गलत ITC अवेल किया उसको पे करेगा along with the interest. Next, provided further that where the said supplier subsequently furnishes the return in form GSTR 3B for the said tax period. अब उसने क्या किया? Subsequently उसने बाद में 30 नवंबर के बाद कभी भी उसने अगर कर दिया, 30 सितंबर के बाद अगर उसने कभी भी कर दिया, मान लो 3B फाइल कर दी, the said registered person may re-avail the amount of such credit in the return in form GSTR 3B for the tax period thereafter. जैसे सप्लायर ने 3B फाइल कर दी, सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, तो इधर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना ITC क्लेम कर पाएगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन द सेट रूल्स इन रूल 46 इन क्लोज एफ the following proviso shall be inserted, namely 46F के अंदर क्या प्रोवाइजो उन्होंने क्या इंसर्ट किया है? Provided that where any taxable service is supplied by or through an electronic commerce operator, e-commerce के थ्रू अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है who is unregistered, किसे? जो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लाई ले रहा है. ठीक है, तो उस केस में a tax invoice issued by the registered person shall contain the name and address of the recipient along with its pin code. तो ई कॉमर्स के थ्रू जो भी रेसिपिएंट है उसका जो भी वहां पे एड्रेस दिया जाता है shall be deemed to be the address on record of the recipient. तो वही उसका shall be deemed to be the address माना जाएगा on record of the recipient. इस केस में एक्चुअली पहले क्या होता था? पहले अगर वो रिक्वायर्ड होता था कि 50,000 तक की अगर वो कहते थे तो उसका एड्रेस वगैरह आता था, तो अदरवाइज नहीं भी.
तो इस केस में उन्होंने मैंडेटरी भी कर दिया, एक तो एड्रेस वहां पे पूरा लिखा जाएगा अलॉन्ग विद इट्स पिन कोड, और वही एड्रेस शैल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस भी कंसीडर किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट चेंज हुआ है, नेक्स्ट चेंज है इन द सेट रूल्स इन रूल 59 सब रूल 6। ठीक है, अब ये वाला जो चेंज है रूल 59 का, ये चेंज रीड करेंगे हम 88C, जो हमारा 11 पॉइंट के अंदर जो चेंज आ रहा है 88C, उसको पहले हम पढ़ेंगे, उसके साथ इस रूल को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये उसी के साथ ही है। नेक्स्ट, इन द सेट रूल्स इन रूल 87, ये एक रूल देखो, ये चलान को लेके इसके अंदर क्या बोला गया, प्रोवाइडेड डेट वेयर द बैंक फेल्स टू कम्युनिकेट डिटेल्स ऑफ चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द कॉमन पोर्टल, the electronic cash ledger may be updated on the basis of e-scroll of the RBI in cases where the detail of said e-scroll are in conformity with the details in challan generated in form GST PMT 06 on the common portal। आपने GST PMT 06 के थ्रू पेमेंट कर दिया, कई बार क्या होता है बैंक के अंदर हमें वो उसी समय चलान जो वो ट्रैक नहीं होता, तो हमारे पास अगर सिन नंबर नहीं आया लेकिन उसकी ई स्क्रॉल आ गई आगे, उसी के बेसिस के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वो अपडेट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चेंज देखते हैं। नेक्स्ट चेंज क्या है, इन दिस सेट रूल्स आफ्टर रूल 88B द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड नेमली। 88B के बाद हमारा कौन सा रूल आ रहा है, 88C। तो 88C क्या बोलते हैं, manner of dealing with difference in liability reported in statement of forward supplies and debt reported in return। ये 88C की अलग से वीडियो बन के ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है, तो अगर आप वहां से देखना चाहो तो वहां से डिटेल में देख सकते हो। इसके अंदर क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। Where the tax payable by a registered person in accordance with the statement of outward supplies furnished by him in form GSTR1 or using the IFF facility exceeds the amount of tax payable by such person in accordance with the return for that period furnished by him in form GSTR3। 1 के अंदर भी लाइबिलिटी हम लोग क्रिएट करते हैं और 3B में भी लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। 1 के अंदर हम ड्यू करते हैं, 3B के अंदर हम पेमेंट करते हैं। तो उसने क्या बोला, 1 के अंदर हमने लाइबिलिटी ज्यादा दिखा दी और 3B के अंदर हमने लाइबिलिटी कम दिखाई। कम क्यों दिखाई हमने, क्योंकि हमें टैक्स की पेमेंट करनी थी वहां पर। बाय सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज, ठीक है, एक परसेंटेज या कुछ एक अमाउंट से अगर दोनों का डिफरेंस जो वो ज्यादा आएगा, उस केस में एज मे बी रिकमेंडेड बाय द काउंसिल the said registered person shall be intimated of such difference। तो उसको जो भी अगर डिफरेंस आता है उसकी 1 के अंदर और 3B के अंदर जो लाइबिलिटी है, अगर उसका डिफरेंस आता है तो उसको रजिस्टर्ड पर्सन को उसका इंटीमेट किया जाएगा उस डिफरेंस के रिगार्डिंग। कैसे, फॉर्म GST DRC 01B। तो ये आपका जैसे हम लॉगिन करेंगे तो वहां पे हमारे पास एक इंटीमेशन आ जाएगी फॉर्म GST DRC 01B, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा कि 1B के अंदर ये लाइबिलिटी थी, GST 1 के अंदर ये लाइबिलिटी थी और 3B में हमारी ये लाइबिलिटी और ये इतने का डिफरेंस है। Electronically on the common portal and a copy of such intimation shall also be sent to his email ID। तो email ID के ऊपर भी ये चली जाएगी, highlighting this said difference and directing him to, उसको डायरेक्ट किया जाएगा। क्या डायरेक्ट उसे किया जाएगा, टू पे द डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी। जितना उसका डिफरेंस आया 1 की लायबिलिटी और 3B की लायबिलिटी के अंदर जितना उसका डिफरेंस आया, उस टैक्स लायबिलिटी को, उसका जो डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट है उसको पे किया जाए along with the interest under section 50 through form GST DRC 03। आपको पता हो जब भी हम टैक्स की पेमेंट करते हैं हम 3B के थ्रू करते हैं, और अगर हमने 3B फाइल कर दी है उसके बाद हमें कोई लगता है कि टैक्स की कोई एडिशनल पेमेंट हमें करनी है, तो हम कैसे करते हैं, DRC 03 के थ्रू हम टैक्स की पेमेंट करते हैं। या फिर और एक्सप्लेन द अफोर्सेड डिफरेंस इन टैक्स पेबल ऑन द कॉमन पोर्टल। अगर उसे लगता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी के अंदर डिफरेंस जो है वो उसका टैक्स नहीं बनता, कोई और रीजन है, तो उस केस में उसे अपना रीजन देना पड़ेगा कॉमन पोर्टल के ऊपर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 7 डेज। अगर आपका 1 और 3B में डिफरेंस आता है, आपको इंटीमेशन आ जाएगी पोर्टल पर, और जो पोर्टल के ऊपर इंटीमेशन आए या तो आप उसके टैक्स की पेमेंट करेंगे और या फिर उसका रीजन देंगे। ठीक है, 7 दिन के अंदर आपको ये दोनों में से एक काम करना हो। The registered person referred to in sub-rule 1 shall upon receipt of the intimation refer to in that sub-rule either। उसने क्या बोला, या तो वो पे करेगा, पे दी अमाउंट ऑफ द डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी, जितना भी है उसका डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट है वो उसको पे करेगा,
और फर्निश अ रिप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली ऑन दी कॉमन पोर्टल, या फिर उसका रीजन देगा अगर उसकी क्यों लाइबिलिटी पे नहीं करनी पड़ेगी उसे, तो उसका रीजन देगा विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन दी सेट सब रूल। 7 डेज का टाइम दिया गया आपको। नेक्स्ट, where any amount specified in the intimation referred to in subrule 1 remains unpaid within the period specified in that subrule, and where no such explanation or reason is furnished by the registered person, ना तो उसने टैक्स पे किया और ना ही अब उसने रीजन दिया, तो उस केस में क्या होगा, रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है उसके ऊपर कर दिए जाएंगे, तो अमाउंट जो उसका रिकवरेबल कर दिया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79, मींस रिकवरी प्रोसीडिंग उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, तो ये है। अब हम इसी के साथ हम चेक करते हैं जो हमने यहाँ पे छोड़ा था अभी, रूल 59 सब रूल 6, a registered person to whom an intimation has been issued on the common portal। ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको इंटीमेशन का पता नहीं चलता, इंटीमेशन क्या है, 88C के अंदर इंटीमेशन आएगी, क्यों आएगी, अगर आपका जीएसटी या 1 और 3B की लायबिलिटी में डिफरेंस है, उस केस में आपके पास पोर्टल के ऊपर इंटीमेशन आएगी कि ये आपका टैक्स का डिफरेंस है। of Rule 88C in respect of a tax period shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in form GST 1 or using IFF for the subsequent tax period unless he has either deposited the amount specified in the said intimation or has furnished a reply। उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, वहां पे हमने 88C के अंदर क्या देखा, 1 3B में डिफरेंस आ गया, आपको या तो आपके पास इंटीमेशन आएगी आपको या तो क्या करना है, टैक्स की पेमेंट करनी है या फिर अपना रिप्लाई देना है, अगर आपने नहीं दिया तो उस केस में रिकवरी प्रोसीडिंग होगी। और नेक्स्ट रूल 59 के अंदर चेंज क्या कर दिया, अगर आपने ना तो वहां पर टैक्स की पेमेंट किया, इंटीमेशन आई आपके पास, टैक्स की पेमेंट भी नहीं की, और साथ के साथ आपने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया, तो उस केस में आप नेक्स्ट जीएसटी 1 जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी 1 फाइल नहीं कर पाओगे तो आप 3 भी फाइल नहीं कर पाओगे। सो दैट मीन्स अगर कहीं पे भी किसी भी वजह से आपकी जीएसटी 1 और 3B के अंदर डिफरेंस आते हैं, तो उस केस में आपके पास इंटीमेशन आएगी, इंटीमेशन आपको आएगी, रूल 88C आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और इंटीमेशन से बचने का एक ही तरीका है कि आपको या तो टैक्स की पेमेंट करनी है, तो या फिर आपको टैक्स की पेमेंट अगर नहीं बनती है तो उसका रीजन जो आपको फर्निश करना है। तो ये चेंजेस थे हमारे जो रूल 88C, और जो हमारे पास रूल 59 सब रूल 6 के अंदर आफ्टर क्लोज सी द फॉलोइंग क्लोज शैल बी इंसर्टेड, ये वाला इंसर्ट किया गया। अब इसके नेक्स्ट अगर आप देखोगे जीएसटी 1 फॉर्म के अंदर चेंजेस हुए हैं, जीएसटी 1 फॉर्म में जो भी चेंजेस आए हैं उसके अंदर उसकी मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो अलग से बना के अपलोड करेंगे, क्योंकि कई सारे उसके अंदर चेंजेस है, उसके अंदर टेबल्स ऐड हुए हैं। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर फॉर्म्स चेंज हुए हैं, फॉर्म्स के अंदर कुछ कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं, जैसे फॉर्म जीएसटी RAG 19, ये फॉर्म हमारा किसके लिए यूज होते हैं, ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये फॉर्म के अंदर जो भी चेंजेस किए हैं ये इन्होंने बता दिए। नेक्स्ट है फॉर्म GSTR 1, GSTR 1 के अंदर चेंजेस आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से वीडियो बना के इसको भी चैनल के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने नीचे जो दिए हुए हैं ये सब इन्होंने फॉर्म्स ही दिए हैं। जीएसटी 1 के अंदर अगर आप देखोगे 40 नंबर इन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का यहाँ पर ऐड किए, 40 नहीं, अगर उसी में आप अमेंडमेंट कोई करना चाहते हो, देन स्टेटमेंट 8 के अंदर रूल 89(2) के रिफंड टाइप, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्संस, इन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई रिफंड अनरजिस्टर्ड पर्संस का बनता है तो उनको भी रिफंड मिलेगा, तो उसके लिए उन्होंने कौन सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 8 रिफंड टाइप है उसके, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्संस, उसके अंदर अपने आपको डॉक्यूमेंट और इनवॉइस की डिटेल्स देनी है, टैक्स पेड कितना आपने टैक्स पे किया, details of payment of invoice value to the supplier, details of payment received against cancellation or termination और refund amount claim कितना आपका बनता है, तो ये सब आपको डिटेल्स वहां पर भी देनी पड़ेंगी। तो ये है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये जो हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 जो कि हमारे पास 26 दिसंबर 2022 को ही आई है,
और जिसके अंदर मेनली कौन कौन से चेंजेस इन्होंने किए हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके इन्होंने कर दिए चेंजेस। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके इन्होंने पैन के साथ जो लिंक होगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसी के ऊपर ही आपका ओटीपी आएगा। नेक्स्ट इन्होंने इसके अंदर क्या किया है, रूल 37A को इंसर्ट किया है। रूल 37A क्या कहते हैं, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। देन इसके अंदर 88C को इंसर्ट किया गया। 88C क्या बोलते हैं कि अगर आपका जीएसटी या 1 और 3B की टैक्स लायबिलिटी के अंदर डिफरेंस है तो उस केस में रूल 88C एप्लीकेबल हो जाएगा। आपके पास आपके पोर्टल के ऊपर इंटीमेशन आ जाएगी। इंटीमेशन कौन से फॉर्म में आएगी, फॉर्म जीएसटी डीआईसी 01B के थ्रू इंटीमेशन आएगी। इंटीमेशन में या तो आपको डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी पे करना होगा और या फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा डिफरेंसेस। तो ये मेनली इसके अंदर जो भी है चेंजेस किए। तो कहीं ना कहीं जो भी नोटिफिकेशन आई है तो उसका मेन पर्पस क्या है कि हमें जो अपनी जीएसटी के रिटर्न है बड़े ही ध्यान से हमें फाइल करनी है। जीएसटी या 1 के अंदर जो भी हम लायबिलिटी क्रिएट कर रही है और जीएसटी या 3B में जो भी हम लायबिलिटी पे कर रही है वो हमेशा हमारी मैच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के साथ वो सारे मैच करते रुकेंगे, आपको फाइल करने से बहुत दिक्कत होगी। और अगर आपकी लायबिलिटी के अंदर कहीं पे भी मिसमैच होते हैं तो बहुत सारे रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।